नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 15 साल बाद श्रद्धालुओं पर हमला किया है पाकिस्तान में पले बढ़े आतंकियों ने, और इसीलिए इस घटना के बाद एक बार फिर से यह सवाल कि आखिर इस देश को आतंकवाद के खिलाफ किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। श्रद्धालुओं को टारगेट किया गया है। इससे पहले जितने भी मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस के कैंप्स थे उन पर हमला कर रहे थे, और अब 15 साल बाद श्रद्धालुओं पर हुए इस आतंकी हमले के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है? क्या आतंक की इस लड़ाई को और मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए और खतरनाक बनाने के लिए जानबूझकर देश के अंदर भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरह के आतंकी हमले अब सोचे समझे जा रहे हैं? अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद वही सवाल लेकिन फिर खड़ा हो रहा है। सवाल इतनी बार दोहराया गया है कि अपनी धार और मतलब खो चुका है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला है। यह देश आखिर कब तक ऐसे आतंकी झेले और क्यों झेले? नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, इन बड़े फैसलों का मकसद तो यही बताया गया था कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंक पर लगाम लगेगी। फिर ऐसा होता क्यों नहीं नजर आ रहा? कौन सी चूक, कैसे सुधरेगा? ये सवाल वही है, जवाब नहीं है। एक और आतंकी हमला, एक और कड़ी निंदा, एक और श्रद्धांजलि। ना तो देश के लिए ये शब्द नए हैं, ना जम्मू कश्मीर के लिए। मंगलवार रात से फिर यही शब्द गूंजने लगे हैं। क्या जो वाकया हुआ है इससे हम सब इनोसेंट लोगों को मारना कोई बहादुरी नहीं होता है, ये केवल एक कवर्डली एक्ट है। ताकतें जिस तरह की हरकतें कर रही हैं, इस हरकतों को भारत बर्दाश्त नहीं करता। अमरनाथ यात्रियों से भरी बस पर हुए हमले ने 7 तीर्थयात्रियों की जान ले ली। हमले के तुरंत बाद 25 जून की एक खुफिया रिपोर्ट भी मीडिया में तैरने लगी, जिसके हवाले से कहा गया कि हमले के बारे में जानकारी तो पहले से दे दी गई थी। कहा तो यह भी गया कि आतंकियों का निशाना बनने वाली बस का नंबर भी बताया गया था। इसके बावजूद ना तो हमला रुक पाया, ना 7 बेगुनाहों की जान बच पाई। खुफिया एजेंसियां अपने इनपुट का हवाला देकर पल्ला झाड़ रही हैं, तो राज्य सरकार ये कहकर खुद का दामन बचा रही है कि बस श्राइन बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं थी और यात्रा पूरी होने के बाद भी कश्मीर में अलग अलग जगहों पर घूम रही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय को जम्मू कश्मीर सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक जो बस हमले का शिकार हुई वो 2 जुलाई को ही गुजरात रवाना हो गई थी। तो फिर सवाल उठता है कि 10 जुलाई को ये बस कश्मीर में ही आतंकी हमले का शिकार कैसे हो गई? मतलब ये निकलता है कि राज्य सरकार के रडार से 2 जुलाई को बस गायब हो गई, यानी कि 2 जुलाई के बाद वो बस कहां गई, क्यों गई, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। यानी कि ये कि 3 दशकों से आतंक की मार झेल रहे एक राज्य में एक दूसरे राज्य की बस बिना किसी परमिट, बिना किसी रजिस्ट्रेशन यहां से वहां भटकती रही, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, यानी कि किसी को परवाह ही नहीं। यानी कि बस में अगर श्रद्धालुओं के भेष में आतंकवादियों की फौज हथियार और गोला बारूद के साथ बैठी होती तो भी कोई देखने वाला नहीं था। अमानवीय हमला है और भारत इसके सामने झुकेगा नहीं, स्पष्ट रूप से अपने प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो कार्रवाई हो रही है और सुरक्षा बलों ने पिछले विगत दिनों में जिस तरह से आतंकवादियों पर इतना हमला बोला है उससे बौखलाहट भी है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि देश इसके सामने झुकेगा नहीं। ये हाल तब है जब अमरनाथ यात्रा पर आतंक का साया 1993 से ही मंडरा रहा है। इसके बाद 1994, 2000, 2001, 2002, 2003 और 2007 में भी आस्था का सफर दहशत के आगे धीमा पड़ गया। लेकिन इन सब के बावजूद आतंक से लड़ाई को लेकर ना तो हमारा सिस्टम बदला और ना ही सोच। इसलिए फिर से वही निंदा और फिर से वही श्रद्धांजलि, क्योंकि इसके आगे कुछ और शायद सूझता ही नहीं। आज तक ब्यूरो। ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि आखिर ऐसे हमलों के जो अलर्ट फाइल आते हैं वो क्या सिर्फ फाइलों को सजाने के लिए है? सवाल यह है कि साल दर साल स्टूडियो में बैठकर
हम कितनी बार ये बातचीत करेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ आखिर किस तरह की रणनीति के साथ। दोनों तस्वीरों को देखिए, एक तरफ इस तरह के अलर्ट सामने आते हैं, दूसरी तरफ आतंकी किस तरह से अपनी रणनीति बदल रहे हैं। कई बार तो ये सोचकर लगता है कि क्या अगर वो एक बात सोच ले तो बड़ी आसानी से ऐसे आतंकी हमले अलग अलग जगहों पर नहीं कर सकते हैं। आखिर हर जगह पर कैसे सुरक्षा हो पाएगी। दूसरी तरफ अलर्ट्स को लेकर जो जिम्मेदारी दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है। तीसरी तरफ आतंकी देखिए अब क्या रणनीति अपना रहे हैं। निहत्थों पर गोलियां चला रहे हैं, निहत्थों पर, श्रद्धालुओं पर। एक दशक से ज्यादा वक्त बीत गया है, ऐसे श्रद्धालुओं पर हमला नहीं किया था, लेकिन आज किया है। यह अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है उनकी रणनीति के बारे में। नए सिरे से इस देश को तैयार होना पड़ेगा। कई खास मेहमान, डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। अशोक पंडित, जाने माने फिल्म मेकर, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनामुन नबी जो कि प्रवक्ता है आवामी इत्तेहाद पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद मट्टू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, कुछ देर में जुड़ेंगे। रागिनी नायक हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। अरविंद सावंत जी खास हमारे साथ सांसद शिवसेना के, सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले संबित पात्रा जी आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि ये सवाल तो अब देश के अंदर हमें कैसे आतंकवाद से लड़ना है उसका है, लेकिन आपकी खुद की सहयोगी पार्टियां भी सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए, श्रद्धालुओं पर हमला हुआ है, निंदा हम खूब करते हैं, निंदा करने में हम एक देश के रूप में बड़े आगे हैं। हर घटना की घटना हो जाए उसके बाद निंदा करते हैं, लेकिन आगे रास्ता नहीं निकाल पाते। डर यह है कि अगर इस पर वो उतर आए तो जो तस्वीर बनेगी बड़ी भयावह होगी। अंजना जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पहली बात तो है, मैं अपने बातों को इससे शुरू करूं कि मैं श्रद्धांजलि देता हूं जो लोग अपने जान को गंवा बैठे हैं, जो श्रद्धालु आज हमारे बीच नहीं है। दूसरी बात है, हम सरकार में हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि आप हों या चाहे ऑपोजिशन पार्टीज हो, वो सवाल हमसे पूछेंगे और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन सवालों का जवाब दें। देखिए, इस पूरे विषय को लेकर दो बात जानना अनिवार्य है। एक तो एक वैचारिक लड़ाई है जिसको मैं बार बार रेडिकल इस्लामाइजेशन कहता हूं। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हम उसको डील कर पा रहे हैं कि नहीं। आप इसमें देखिए, जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव का विषय है, वो विषय अभी स्टेट गवर्नमेंट जांच भी कर रही है। जो हम लोग के सामने जानकारी आई है कि बस शायद रजिस्टर्ड नहीं थी श्राइन बोर्ड का। सरकार ने एक 3 टायर सिस्टम पूरे सुरक्षा का दिया हुआ था कि ये बस बाहर क्यों जा रही थी। ये सारी बातें सामने आएंगी तब हमें जरूर मालूम पड़ेगा। ये भी तो देखना आप ही लोग का काम है ना सर। बिल्कुल, यात्री तो नहीं देख सकता ना कि बताओ यार कहां अंजना, बस जहां तक विचारधारा और बड़ी लड़ाई का सवाल है, जो आतंकवाद के खिलाफ जिस लड़ाई का सवाल है, अंजना जी आप देखिए, ये पूरा चाहे पत्थरबाज का बढ़ने का हो, चाहे इस प्रकार के हमलों का हो, ये सिलसिला तब बढ़ा जब बुरहान वानी सरीके आतंकवादी को समाप्त किया गया। और उस समय याद करिए, एक आवाज उठी थी कि बुरहान वानी को खत्म किया, हम बदला लेंगे। परसों उसकी बरसी भी थी। मुझे लगता है जिस प्रकार की बौखलाहट इन आतंकी कैंपों में है, क्योंकि बुरहान वानी के बाद जितने भी उसके सक्सेसर रहे, चाहे वो अहमद भट्ट रहा हो, सफदर अहमद भट्ट, इन सबको समाप्त कर दिया आर्मी ने। तो एक बौखलाहट आतंकी कैंप में है। मगर इसमें एक बात यह भी सोचने का है कि जो राजनीतिक दल इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी बचना चाहिए। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, एकजुट होकर आतंकवादियों पर प्रहर होना चाहिए। रागिनी नायक, एकजुट होकर, कम से कम ऐसे वक्त पर एकजुट रहना चाहिए। अंजना जी, सावन का पावन महीना चल रहा है और पहले सोमवार के दिन बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं पर जिस बर्बरता के साथ आतंकी हमला हुआ, उसे कांग्रेस पार्टी पूरी मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध के रूप में देखती है। और जिस तरह से आपने आज रिपोर्ट शुरू की, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कड़ी निंदा सब कर रहे हैं। मोदी जी भी कर रहे हैं, कश्मीर की सरकार भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। लेकिन इस कड़ी निंदा की राजनीति के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या केवल कड़ी निंदा काफी है? क्या ये सवाल नहीं पूछना पड़ेगा कि किस तरह से आज आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो पहले धमकी देते हैं, फिर उस धमकी को अंजाम तक भी पहुंचा देते हैं। 25 जून को इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि आतंकी हमला होगा और 1 जुलाई को हो जाता है जी। ये सवाल, मैं तो अभी संबित पात्रा जी ने बुरहान वानी की बात कही, मुझे लगता है कि समस्या कश्मीर में उस दिन से ज्यादा बढ़ गई है जब कश्मीर की सरकार ने औपचारिक रूप से बुरहान वानी को शहीद कहा और मुआवजा देना शुरू कर दिया। कब शहीद कहा? इस तरीके की राजनीति अगर कश्मीर में होती रहेगी, ये जानना चाहूंगा मैं। कश्मीर सुलगता रहेगा। कभी बुरहान वानी को शहीद नहीं कहा गया और मुआवजा कहाँ दिया गया? ये बात बार बार आएगी सामने। नहीं, शहीद तो आतंकी कह रहे हैं, पीडीपी कहती है।
बुरहान वानी को शहीद किसने कहा? महबूबा मुफ्ती ने कहा है शहीद। नहीं, सैफुद्दीन सोज ने कहा है मैडम, सैफुद्दीन सोज ने कहा है। शायद आप नाम जानने में आप दिक्कत कर रही हैं। हिज नेम इज सैफुद्दीन सोज, उसका नाम सैफुद्दीन सोज है जिसने उसे शहीद कहा है। मुआवजा नहीं दे रही है क्या सरकार? कौन मुआवजा दे रहा है बताइए, कागज दिखाइए ना। यहाँ र्यूमर मॉन्गरिंग मत करिए, यहाँ अफवाह मत फैलाइए। बुरहान वानी को कौन मुआवजा दे रहा है? कहाँ दे रहा है कोई मुआवजा? एक पैसे का मुआवजा नहीं मिल रहा है। जाकर लिखते हैं कि सारी हुर्रियत जो है, सारे अलगाववादी जो है, अरे आप लोग तो हुर्रियत से बातचीत करते थे, उनको अपना आका मानते थे। मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद बीच में रुकिए, अपने बीच की तस्वीरें देख लीजिए, अपने बीच में चल रही तस्वीरों को देख लीजिए। लाशें पहुंच रही है घर में। एक सेकंड रागिनी जी, इतना ना मर जाए हम, इतना ना मर जाए हम। एक सेकंड बाद, इतना नहीं, मैं आपको रोकूंगी। इतना ना मर जाए हम, इतना ना मर जाए। आज लाशें घर पहुंच रही हैं, उनके पार्थिव शरीर घर पहुंच रहे हैं। देशवासी मरते रहेंगे और यहाँ पर गलत। एक सेकंड की जान जाती रहेगी। इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। चलिए ठीक है अरविंद सावंत जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। कहां पर चूक हुई है, क्यों ये हुआ है? मुझे लगता है सवाल ही गलत है। अभी अगर हम सोच रहे हैं कि आज के क्षण में किसकी चूक हुई, गलती हुई, उसमें नहीं जाए। पहले तो जो इस आतंकवादियों की गोलीबारी में जिनकी हत्या हुई, उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, दुख प्रकट करता हूं। हम सब जो बैठे हैं यहाँ, हम सभी को यह सोचना चाहिए कि इनके परिवार अभी हमको देख रहे हैं और उनके परिवार को क्या लगेगा कि हमारे एक शब्द से भी उनकी और दुख होगा। गलतियां हुई नहीं हुई इसकी जांच सरकार करेगी, करनी भी पड़ेगी। लेकिन आज के क्षण में हम सब एकत्र होना चाहिए और ये जो आतंकवादियों का हमला जिस ढंग से हुआ है, जितनी कड़ी मतलब निंदा उसकी करे, शब्दों में ही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और लेकिन निंदा करने के बाद चुप न बैठे। अभी अब बहुत हुआ। अब रोज अब देख रहे कि जवानों पर पथराव हो रहा है। कश्मीर के लोग, हुर्रियत के लोग, अभी ये सैफुद्दीन सुमर सोच जो को है कांग्रेस के, उन्होंने जो जिस ढंग से 2 दिन के पहले बोला कि बुरहान वानी का कुछ अंतिम दिन की वो चल रहा था, उसके उस तारीख को देखकर आप बात करते हो कि अगर मैं होता तो बुरहान वानी को जिंदा रखता। मैं बात करता, ये क्या कर रहे हैं हम? भाई तुम्हारी राजनीति खेलने के लिए बहुत जगह है। कश्मीर के विषय पर राजनीति न खेले। हम भी आलोचना करते हैं, ये नहीं कि हम सरकार को छोड़ते, लेकिन ये वक्त नहीं है कि आलोचना करें। और इस वक्त पे हम सब इकट्ठा होकर साथ रहे और देखें कि जिन आतंकवादियों ने उनकी गोली चलाई, उनको हम जल्दी से जल्दी कैसे पकड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बिल्कुल अशोक पंडित जी, लगभग 11 साल बाद श्रद्धालुओं को सीधे टारगेट किया गया है। जितने भी कैंप्स हैं आर्मी के या पुलिस के, उन पर हमला कर रहे थे, अफसरों को टारगेट कर रहे थे, सिपाहियों को, जवानों को। श्रद्धालुओं को टारगेट किया गया है। एक संदेश तो साफ देने की कोशिश है। अंजना, मैं RIP लिख लिख के थक गया हूं। मैं लाशों को घर में आते हुए देख देख के थक गया हूं। मैं उनके परिवारों को चीखते, चिल्लाते, रोते देख देख के थक गया हूं। और मुझे लगता है कि पिछले 25 से 30 साल से जो आतंकवाद का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, जैसे रागिनी जी कह रही थी कि बढ़ गया है, उनका मनोबल कभी कम नहीं हुआ है। पिछले 30 साल से वैसा का वैसा ही है। हमारे घर में घुस के वो मार रहे हैं हमें। पाकिस्तान को 10 मिनट के दूर रखिए, पाकिस्तान के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा मैं आज। हमारे घर में घुस के मार रहे हैं। इसलिए ये कहना है कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, मैं गलत मानता हूं। ये एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। वॉर, ये अनडिक्लेयर्ड वॉर है। जब तक हमारी सरकारें, जब तक हमारे देश के पॉलिटिशियंस, जब तक हमारे नेता हर पार्टी के इसको वॉर के लेवल पे नहीं लेंगे, ये हमारे घर में हमको घुस घुस कर मारते रहेंगे। छोटा सा कश्मीर है, कौन सा बड़ा देश है कश्मीर? एक छोटा सा स्टेट, छोटा सा कश्मीर है। हम पिछले 30 साल से इनको झेलते जा रहे हैं। हम मारे जा रहे हैं रोज, हमारे खून की नदियां बह रही हैं, हमारे सोल्जर्स मार रहे हैं, एक आदमी, मामूली आदमी मार रहा है, यात्री मारे जा रहे हैं, और हम यहाँ पर आपस में बैठ के चिल्ला लपोती कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि आपने ये किया था, वो बोलता है आपने ये किया था। सैफुद्दीन सोज, बड़े बड़े लीडर्स, मणिशंकर अय्यर जैसे और नेता जाकर उनको गले लगाते हैं
और कहते हैं कि हमको आपसे बातचीत करनी चाहिए। ये सारा आतंकवाद कश्मीर का हमको बेवकूफ बना रहा है और हम बेवकूफ बने जा रहे हैं। आतंकवादियों को सामने खड़े करो, आंसू नहीं थम रहे हमारे अंजना जी, उनको ये लोग आतंकवादियों को सामने खड़े करो और हमको आतंकवादी को आतंकवादी मणिशंकर आतंकवादी इनको जब सामने तक खड़े हम करो आतंकवादियों के सामने। आतंकवादी नहीं समझेंगे, जब तक हम इनको दुश्मन नहीं समझेंगे तब तक कैसे होगा? कब तक ये हमारी लाशें ऐसे गिरती रहेंगी अंजना जी, और हम लड़ते रहेंगे आपस में, और इसी तरह से बस में लोगों को निकालते हुए ये मारते हैं। आज पहली बार नहीं हुआ है, आज ये घटना हुई है, हम रो रहे हैं, हम बहस कर रहे हैं, कल फिर शांत हो जाएंगे, अगले हफ्ते फिर मारे जाएंगे। हर हफ्ते हमारे लोगों की जाने जा रही हैं। कब हमारे देश के नेता, हमारे देश के पॉलिटिशियंस हमारी इज्जत करना शुरू करेंगे, एक आम आदमी की रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे? हम मरने के लिए नहीं है, जवान यहाँ मरने के लिए नहीं है, जवान यहाँ देश को प्रोटेक्ट करने के लिए है। मैं अपील करता हूँ, बहुत माइनर चीजें हैं, 5 छोटी छोटी चीजें अंजना जी, हुर्रियत के लीडर्स को अंदर डालिए। काय के लिए वो बाहर घूम रहे, क्यों वो बाहर घूमने दिए जा रहे, उनको अंदर क्यों नहीं डाल रहे? वहाँ के जितने भी आतंकवादी हैं उनके अगेंस्ट आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अपॉलॉजीज हमारे देश के हैं, इतने सारे अपॉलॉजीज हैं जो कहते हैं कि आतंकवादी हमारे दोस्त हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेके जा रहे? अरविंद जी, पर प्रेसिडेंट अरविंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड अरविंद जी, अरविंद जी, कितना बड़ा देश, अशोक जी, उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अशोक जी, ये शुरू हुआ जब से पंडितों को कश्मीर से हटाया गया, तब से उनका मनोबल बढ़ते गया है। आज ये सऊज होने दो या तुम्हारा मणिशंकर अय्यर होने, इनको आतंकवादियों के सामने खड़ो। आपने कहा वो सही है, प्रॉक्सी वॉर ही है ये जो ऐसे कहने वाले लोग हैं ना, इनको आतंकवादियों के सामने खड़ा करना चाहिए। जाओ, तुम्हें बात करनी है ना। और आखिरी तो मैं एक बताता हूं, सुझाव देता हूं, एक बार कश्मीर में घोषित करो, जिनको पाकिस्तान में जाना है चले जाओ, जिनको पाकिस्तान में जाना है चले जाओ, जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, आ रहे हमारे पंडितों का भी पुनर्वसन हो, जिनको जाना है, और उसके लिए मिलिट्री को पूरी मतलब फ्रीडम दिया जाए। जाओ, जो कुछ करना है एक बार अनाउंस करो, 8 दिन दे रहे, 8 दिन के अंदर बिस्तरा बांध और जाओ पाकिस्तान में। रहना हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान को साथ मिलाकर हमारे श्रद्धालुओं पर गोली चलेगी, घरों घरों में उसके लोगों को मारेंगे। ये बर्दाश्त करने की हद हो चुकी है, इससे ज्यादा अभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इनामुन नबी, आपका रिएक्शन इस पर? जी मैम, देखिए, हम इस वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, हमारे पास अल्फाज ही नहीं है इस वाक़े की मज़म्मत करने के लिए। जब ये बदकिस्मती से ये वाक़ा पेश आया, मैं किसी टीवी डिबेट में था, तो जो ही मैं बाहर निकला और जो ही हमने सुना कि उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग लिया गया है, हमने अपने वॉलंटियर्स को उधर रखा है उनको खून देने के लिए। हमने कहा खून देने के लिए, जितना खून बचा हुआ था उसको सोच लेने के लिए भेजा वहां पे। हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। आज आप ये सब नाटक बंद कर दीजिए। आज इस बात पर आप ये नाटक बंद करो, ये सब नाटक के पीछे जो असली नबी है उसको हम आज 1 साल से पहचान चुके हैं। आप असलियत में क्या है ये सब नाटक बंद करिए। बुरहान वानी आपका मित्र है, बुरहान वानी को आपसे आतंकवादी कहा नहीं गया है अभी तक। सब्जार अहमद आपका मित्र है, सब्जार अहमद को आपने अभी तक आतंकवादी कहा नहीं है। इंडिया की सरकार को पानी पी पी के कोसते रहते हैं। आप ही लोग जैसे व्यक्तियों के कारण आतंकवादियों को शरण मिला है। कौन रखता है घरों में आतंकवादियों को? ऐसे ही पाकिस्तान भेज देता है, वो आके मार्केट में घूम के चले जाते हैं। आप लोग पनपाते हैं, रखते हैं, स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं। खाते इस देश का है, खाते पाकिस्तान का है। अच्छा चुप कीजिए आप। क्यों चुप करिए? अरे बाबा चुप कीजिए। चुप कर करके ये हाल हुआ है। अरे वो मैडम से पूछ लीजिए ना आप। मैडम तो मानती नहीं है बुरहान वानी क्या। मैडम से पूछना बोल रही है, अभी उनको बोलने दीजिए जरा। आप मुझे बात करने दो यार। आपकी पार्टी की दूसरी स्पोक्सपर्सन बोल रही है, आप लाशों पर राजनीति करते हो। हमें पता है आप फौजियों की लाशों की होर्डिंग्स लगाते हो। मुझे पूछ लीजिए परिपक्वता किसके पास कितनी है, वो आप राहुल जी से जाके पूछ लीजिए। यहाँ परिपक्वता का मीटर लगा के टेस्टिंग मत करिए। यहाँ परिपक्वता की टेस्टिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इनामुल नबी को बचाने के लिए आगे आगे रखना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुख का विषय क्या हो सकता है? चूक की जिम्मेदारी कभी नहीं लेना
चाहते हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। बुरहान वानी एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन मैं जुनैद मट्टू आपके पास आऊंगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का ये कहना है आज तक आतंकी हमले कब तक। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले भी जब 2000 में जबरदस्त आतंकी हमला हुआ था तब की तस्वीरें हैं और आज की तस्वीरें हैं। हालांकि इसके बाद भी घटनाएं कुछ घटी हैं, लेकिन ये एक बार फिर से बड़े पैमाने पर यह आतंकी हमला किया गया है और तस्वीरें आपके सामने हैं। आतंक का सिलसिला थमता नहीं, लेकिन श्रद्धालुओं पर नए सिरे से इस हमले के जरिए एक संदेश देने की कोशिश है, उस पर वार करना होगा। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले पर आप हमारी ये बहस देख रहे हैं। सवाल यही है कि ये देश आगे किस तरफ जा रहा है। सियासत भी खूब हो रही है, दूसरी तरफ रणनीति बदली है आतंकियों की। श्रद्धालुओं पर 11 साल बाद इस तरह से इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। जुनैद मट्टू अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी भी जुड़ गए हैं। जुनैद मट्टू, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपकी सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर की सरकार फेल है, तो क्या होना चाहिए, क्या किया जाए? हमारी पार्टी सरकार तो नहीं है हमारी। देखिए, सबसे पहले मुझे मौका दीजिए कि मैं इसको अनइक्विवोकली कंडेम करूं और वो जो सारे फैमिलीज़ हैं जिनने अपने फैमिली मेम्बर्स खोए हैं उनके साथ एक्सप्रेस कर सकूं अपनी सॉलिडारिटी और उनको ऊपर वाला साहस दे कि जो इन पे इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी हुई है वो उसको बेयर कर सकें। दूसरा मैं ये बता दूं कि ये जो हादसा हुआ है, जो एक बहुत ही कावर्डली डास्टर्डली अटैक है, जिन लोगों ने ये किया है वो इंसानियत से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो इंसान नहीं कहला सकते। कश्मीरी कहलाना या किसी मज़हब को रिप्रेजेंट करना तो दूर की बात है, वो तो इंसान भी नहीं हो सकते। तीसरा, अब मैं आपके सवाल पे आऊँगा। आपने कहा है कि हमने ये कहा है कि इसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पे है या चीफ मिनिस्टर पे है। देखिए, हमारा दायित्व बनता है अपोजिशन की पार्टी होने में, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी में होने में, कि हम सवाल उठाएं कि अगर सल 2000 से 2000 फ्रॉम द ईयर 2000 17 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आज ऐसा कुछ क्यों हुआ है। चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द यूनिफाइड कमांड, डेप्टी चीफ मिनिस्टर है यूनिफाइड कमांड में। तो ठीक है, चीफ मिनिस्टर का जो उनकी एक एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडारिटी है वो गई वहां, कल उन्हें रोया वहां पे, वो नीचे बैठी हाथ जोड़े, ठीक है, लेकिन चीफ मिनिस्टर का दायित्व उससे ऊपर भी एक है। रोने धोने से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरशैडो नहीं होती। तो सवाल पूछने का हमारा पूरा हक बनता है। और सवाल देखिए अंजना, आप जानती हैं, सवाल सिर्फ हम इस इंसिडेंट को लेके नहीं कर सकते। पिछले 2 साल में सिक्योरिटी सिनेरियो जो है स्टेट में, वो पिछले 17 साल में जितना नीचे नहीं हुआ है आज उतना नीचे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे संबित जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का। संबित जी, ऑलमोस्ट श्रिंक हो गई है। 2% 3% टर्नआउट हुआ है। संबित जी जवाब दीजिए। जी देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। जुनैद जी ने जो कहा कि हम चूंकि सरकार में है तो स्वाभाविक है क्वेश्चन और सवाल वो हम ही से पूछेंगे, जवाब भी हम ही को देना चाहिए। मगर ये कहना कि जब ये सरकार में थे इस प्रकार की घटना नहीं हुई थी, ये गलत बात है। फारूक अब्दुल्ला जी थे, 2000 में भी देखा, 2001 में भी देखा, 2002 में भी देखा किस प्रकार से अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ था। मगर ये कंपेरिजन भी करना उचित नहीं है। मैं सिर्फ एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब आपके जो प्रेजेंट लीडर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था। मैं इस पूरे सीरीज को बुरहान वानी से ही शुरू करता हूं। परसों बुरहान वानी का बरसी भी था। ट्वीट किया था बुरहान वानी के मरने पर और मैं ट्वीट आज लेके आया हूं। आफ्टर मेनी ईयर्स आई हियर स्लोगन्स फॉर आजादी रिजोनेटिंग फ्रॉम द मॉस्क्स इन माय अपटाउन श्रीनगर लोकेलिटी। कश्मीर डिसअफेक्टेड गॉट अ न्यू आइकॉन येस्टरडे। और उसके बाद उन्होंने बुरहान वानी को बहुत यूलोजाइज अर्थात बहुत महिमा मंडित किया था। अब देखिए, अगर बड़े बड़े नेता इस प्रकार के रेडिकलाइजेशन को महिमा मंडित करें और कहें कि मस्जिद के अंदर से आजादी की आवाज और लड़ने की आवाज आ रही है, तो इसको रेडिकलाइजेशन नहीं कहेंगे क्या? जुनैद मट्टू, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इसका जवाब जरूर दीजिए आप। आतंकियों को महिमा मंडित करने पर शर्मिंदा हैं आज आप? जी, जवाब ये है जी, नहीं, महिमा मंडित नहीं किया है। संबित मेरे दोस्त, जब भी हमने ये आवाज़ उठाई है कि ऐसे हालात हो गए हैं और 50-60 हज़ार लोग फ्यूनरल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका कभी एम यूलोजाइज करना नहीं था। संबित, हमारे 8,500 वर्कर मरे हैं कश्मीर में, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। हमारे लीडर लेजिस्लेटर्स आइकन का मतलब क्या होता है सर, जरा समझाई दीजिए आज अंग्रेजी। हाँ, 2000 में हुआ। मैंने तो स्टार्ट में ही कहा कि सुनिए,
साल नहीं, आपकी अंग्रेजी तो मुझसे बहुत अच्छी है। देखिए साल 2000 में अटैक हुआ था, संबित सही कह रहे हैं, तभी मैंने स्टार्ट में कहा ये 17 साल में पहला अटैक है और साल 2000 में तो हालात बहुत खराब थे। तो मैं खुद कह रहा हूं कि सिक्योरिटी सिनेरियो पिछले 2-2.5-3 साल में बहुत डिटेरियोरेट हो गया। इनकी अपनी पुलिस और इंटेलिजेंस भी यही रिपोर्ट में कह रही है। बाकी आइकन ऑफ द डिसअफेक्टेड का मतलब ये नहीं हम यूलोजाइज कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि रूट कॉज ये है कि हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि यूथ की इतनी एंग्विश और एंग्स्ट क्यों है, उनको चैनलाइज टुवर्ड्स द मेन स्ट्रीम हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। 10 सेकंड में, क्योंकि मैं जनरल बख्शी के पास जाना चाहती हूं। उनको टुवर्ड्स द मेन स्ट्रीम नहीं कर पाए, हम नहीं देखिए हम सब चाहते हैं कि वो चैनलाइज हो टुवर्ड्स जुनैद भाई, वो नहीं चैनलाइज हो रहे हैं। सिर्फ 10 सेकंड में आपकी बात समाप्त कर दूं। अंजना जी ने मुझे आदेश किया है। देखिए नंबर 1, जहां तक जुनैद जी का ये कहना, मैं 10 सेकंड ले रहा हूं, 10 सेकंड ले रहा हूं साहब, क्योंकि सवाल बीजेपी पे था। देखिए यूथ को, इनका कहना है कि हम यूथ को मेन स्ट्रीम से भटका रहे हैं, यूथ को मेन स्ट्रीम में नहीं ला रहे हैं। साहब ये यूथ को एलियनेट करने का विषय नहीं है, ये रेडिकलाइजेशन का विषय है। इसको हम सच क्यों नहीं बोलते हैं? खुद फारूक अब्दुल्ला ने कहा पत्थर उठाओ, पत्थर मार रहे हैं जो लोग, वो इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, आजादी के नहीं कर रहे हैं। मूसा, जाकिर मूसा का वीडियो परसों आपके चैनल में चल रहा था, वो इस्लाम के नाम पे पत्थर फेंकने की बात कर रहा था। तो बार बार हम सच्चाई से दूर जाके एलियनेशन की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ? नहीं, मैं इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं बनाना चाहती हूँ। प्लीज मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। जनरल बख्शी, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ, सावंत जी और अशोक। बात बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की नहीं है, बात कुछ तथ्यों को सही तरह से रखने की। मैं आऊंगी मैम, थोड़ा सा धीरज रखें जनरल बख्शी। देखिए मैडम, मैं भी नहीं पढ़ना चाहता ये पार्टियों की तू मैं में। ये जो अमरनाथ के यात्रियों पे जो हमला हुआ है, इसे एक रेड लाइन पार कर दी गई है। पिछले 2-3 सालों में हिजबुल मुजाहिदीन इत्यादि ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि ये बड़ी फ्रीडम स्ट्रगल है और हमारे सारे हमले सिक्योरिटी फोर्सेस पे होते हैं। अब उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी है, नकाब शकाब उनके चेहरे से गिर गई है। उन्होंने औरतें बच्चों पे हमला किया है। जो 7 बेचारे शहीद हुए हैं, उनमें से 5 तो बेचारी औरतें थी जिनका इतना ही गुनाह था कि वो मत्था टेकने आई थी, अपने जो उनके इष्ट हैं वहां पे मत्था टेकने आई थी, यही गुनाह था ना। तो देखिए बात यह है कि हमारे कान पक गए हैं इस देश में कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, हम भर्त्सना करते हैं। प्लीज आप कड़ी निंदा मत करिए। आपने भी तो इनोसेंट लोगों को मारा है मिस्टर जीडी बख्शी, आपके खिलाफ भी तो वारंट है। किसको मारा? मैं अपनी बात कर लूं। आपके खिलाफ भी तो पर्चा है, आपके खिलाफ भी तो वारंट इशू हुए हैं। कुपवारा पुलिस। हिम्मत मत करिए जीडी बख्शी जी को ऐसे कहने की। वो हमारे देश के आर्मी के जनरल रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसे कहने की हिम्मत मत करो। आतंकवादियों के समर्थक जनरल जीडी बख्शी के खिलाफ कहते हो। जम्मू कश्मीर पुलिस से इशू नहीं होते। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वारंट इशू किए, मैंने थोड़ी की है, आज तक वालों ने थोड़ी की है। अरे किसी ने नहीं किया हो, हमें फक्र है अपने जवानों के ऊपर और ऐसे जनरल के ऊपर। सुनो अपने जनरल को, उनके बीच में मत बोलो। हाँ, इनोसेंट लोगों को मारने पर, इनोसेंट लोगों को मारने पर, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे होंगे। बदमाश आतंकवादियों को जनरल जीडी बख्शी ने मारा है, तो मैं सलाम करता हूं जनरल जीडी बख्शी को। नहीं, कोर्ट को भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप कहते हो चलो आप कोर्ट का भी नहीं मानेंगे। अरे चुप हो जाओ, आतंकवादियों के समर्थक हमारी इंडिया के आर्मी के खिलाफ बोलते हो। एक तरफ कांग्रेस है जो सड़क छाप गुंडा बोलती है, और एक तरफ आप हो जो इस प्रकार जनरल जीडी बख्शी पे हमला कर रहे हो। कौन होता है यहाँ हमला? सुन लो, आप कान खोल के सुन लो जनरल जीडी बख्शी, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, ये जब फ्लड में डूब रहा था, डूब के गंदी नाली में पाकिस्तान जा रहा था, आप लोग क्यों बचा रहे थे इसको? अब नतीजा भुगतिए, आप ही लोग बचा रहे थे इस नबी को। अरविंद सावंत जी, उनको 5,500 अरविंद सावंत जी बड़े आए आप, आपसे शोभा ही नहीं देता इस मुद्दे पर बात करने के लिए। आप तो इसको राजनीति कर रहे हो, आप उनकी लाशों पर राजनीति कर रहे हो। ये नबी जो कोई है राजनीति करोगे, उसको पहले पूछिए। अंजना जी आपने अच्छा सवाल पूछा था, को देखा होगे वहाँ। आपके आइकॉन कौन है? फौज की लाशों जरा बोलने तो दो। इलेक्शन लड़ा, ये सैयद सलाउद्दीन हाफिज सईद इसके आइकॉन है। कुरान वानी इनका आइकॉन होगा, इनका आइकॉन होगा, ये नबी का आइकॉन होगा।
और जो जिस ढंग से उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट ट्वीट किया है, जुडिशरी में कड़ी निंदा करनी चाहिए। किसने हमला पहली बार नहीं हुआ, 2000 में हुआ, 2001 में हुआ, 2000 में 32 लोग मारे गए, 2001 में 6 लोग मारे गए, 2002 में 8 लोग मारे गए। और तुम लोग किसको मार रहे हैं तुम लोग भैया? हमारी महिलाओं को मार रहे हैं। इसलिए पहले भी शुरू में कहा था क्या चाहते हैं ये लोग इसको, इसकी और एक बात समझिए ध्यान से सुनो, ये सब नखरा से शुरू है ना। ये नखरा इसलिए शुरू है कि अभी हमारी संविधान ने दी हुई धारा 370 इसलिए हम कह रहे हैं नबी जैसे लोग सीधे हो जाइए। होना चाहिए। शुरू में मांग की थी जिनको पाकिस्तान में जाना है, नबी तू पाकिस्तान में जा, नबी तू पाकिस्तान में जा। ये तो नाली में बह जा रहा था फ्लड के समय, इसको तो बेचारे जीडी बख्शी जी जैसे आर्मी के लोगों ने बचाया, वरना तो गंदी नाली में मिलता कहीं पाकिस्तान में जाके। फ्लड में बह रहा था ये नबी, मैंने पता लगाया है, ये फ्लड में बह रहा था। ये नबी जब फ्लड आया नबी बह रहा था, उसमें दया करके बचाई इंडिया की आर्मी ने। और उसकी हिम्मत देखो इसकी, मारने की आवश्यकता है। बैठे आज आप देखिए पूरा कश्मीर सड़क है इस वाक़े के खिलाफ। 370 धारा, ये देखिए ये कश्मीरियत है, ये करना हमारे जीवन में है। आज सारे लोग नबी का असली चेहरा सामने आ गया। जब ये डिबेट शुरू हुआ, झूठ मूठ का आंसू बहाने में घड़ियाली आंसू बहा रहा था, श्रद्धालु मारे गए, मैं बहुत दुखी हूं। अब देखिए सही चेहरा देखिए, ये है रेडिकलाइजेशन का चेहरा। ये यूथ, इसको कांग्रेस कह रही थी ये यूथ भटक गया है, इसको मेन स्ट्रीम फैलाओ। इस नबी जैसे यूथ को मेन स्ट्रीम में कैसे लाया बताइए? क्या कमी है इसके पास? पैसे की कमी नहीं है इसके पास, नौकरी चाकरी की कमी नहीं है, फिर भी ये देश के खिलाफ जहर उगल रहा है, यहाँ का खा के पाकिस्तान का गा रहा है। इसको मेन स्ट्रीम में कैसे लाए? आप पूछिए, कांग्रेस से पूछिए नबी को कैसे लाए? चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन हो। क्या बोल रहे हो नबी? लोग सड़कों पर गद्दार, थोड़ा शर्म तो करो। इस देश का खा के इस देश के खिलाफ रोज जहर उगलते हो। अरे गद्दार हो तुम, गद्दार। जनरल बख्शी, गद्दारों के कारण ऐसा हो रहा है। गुजरात ले जाना जनरल बख्शी, अंजना जी, अगर आप जरा इन प्लीज बारी से जनरल बख्शी एक्शन क्या होता है? हेलो जी, जनरल बख्शी अपनी बात पूरी करें साहब। अंजना जी, जनरल जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो जहर फैलाया गया है पिछले 30 साल कश्मीर की वादी में, सांप्रदायिक जहर, वहाबाइजेशन, रेडिकलाइजेशन जो की गई है और एक घेटो बना दिया है पूरी कश्मीर की घाटी को, पूरी कश्मीर की घाटी को आपके जो मॉस्क और मदरसा से जहर भर भर के, जो जहर आप अभी से सुन रहे हैं, जो उगल रहा है जहर दुनिया के सामने। अरे नबी को सब मिलकर ठिकाने लगाने में लगे हैं, ये आ गई मोदी जी के खिलाफ बोलने की। देखिए कमाल है कांग्रेस का भी। अरे एक बहन, एक शब्द तो नबी के खिलाफ बोल दीजिए, एक शब्द तो अपने भाई के खिलाफ बोल दीजिए। आपको जवाब देना है। अरे रागिनी जी, एक शब्द तो अपने भाई के खिलाफ बोल दीजिए। अरे मोदी जी को आप गाली जरूर दे दीजिएगा, 12 साल से मोदी जी को गाली दे रहे हैं, मगर इस टीवी डिबेट में जिस प्रकार से नबी बिहेव कर रहा है, एक शब्द उसके खिलाफ तो कह दीजिए। नहीं कहेंगे नजर आ रहा है। आप जवाब दीजिए। मैं तो ये कह रही हूँ आप कहाँ बोल पाएंगे नबी के खिलाफ? तैयार है, हम अरे आप ही लोगों ने ये फैलाया है। जड़ में आप हैं, जड़ में। सैफुद्दीन सोज और मणिशंकर अय्यर यूं ही नहीं बयान देते हैं। ये 10 जनपद जब तक खोज नहीं आता है। आपको भी देना चाहिए कि आखिर रागिनी नायक जी, आपको भी ये जवाब देना चाहिए कि सैफुद्दीन सोज जैसी आपकी पार्टी के नेता क्यों महिमा मंडित करते हैं बुरहान वानी को? वही सवाल जो मैंने जुनैद मट्टू जी से पूछा था। मैं अशोक पंडित जी, ऐसी पार्टियां जिसमें बार बार जिक्र सैफुद्दीन सोज का आता है, उमर अब्दुल्ला का आता है, जिन्होंने बुरहान वानी को तरीके से इधर से उधर से बताया कि ये आइकॉन है यूथ का, या फिर अगर वो जिंदा होता तो मैं उससे बात करता। क्या ये सब वजह है कि हम एक बढ़ते हुए कट्टरवाद को देख रहे हैं? और अब अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं पर हमला हुआ है, तो ये मानना कि आतंकी अभी तक सिर्फ कैंप्स पर हमला कर रहे थे, उसमें और इसमें बड़ा फर्क करना होगा।
अंजना जी, मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं इस डिबेट में पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से रागिनी जी और जुनैद मट्टू जी अपनी पार्टियों के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं बहुत ही छोटा सा सिंपल विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम पूछना चाहता हूँ कि पिछले 60-65 साल जो आप लोगों ने जम्मू कश्मीर पे राज किया, आप लोगों ने वहाँ पर आतंकवादियों को पैदा किया, उनको नर्स किया, उनको पाला पोसा, उनको बड़ा किया, इतनी हत्याएं वहाँ पे हुई। ऐसा तो नहीं कि जब आपने 60-65 साल वहाँ पर राज किया तो कोई मरा नहीं, कोई मारा नहीं गया। कश्मीर में सबसे बड़ा अगर नरसंहार हुआ है 1990 में तो 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों का हुआ है। मैं तो वो बात करना चाहता ही नहीं था, क्योंकि आज जो है वो मातम का दिन है। 7 लोगों की हत्याएं हुई है, वो मारे गए। मैं उनके परिवारों के साथ जुड़कर उनके साथ मातम मनाना चाह रहा हूँ। मैं उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ, जवाब तो आज की परिस्थिति में आज की सरकार को निकालना पड़ेगा। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। वो डिबेट का विषय नहीं बनता शब्द है। जब नबी बोल रहे थे तो एक शब्द रागिनी जी, आप तो सलमान, आप तो सैफुद्दीन सोज और मनीषंकर जी की बात का जवाब दीजिए, आप दूसरों के विषय में जवाब मत दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुआ? पिछले 2-3 साल में सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में तालमेल क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? क्यों लगातार सीमा पे सैनिकों को शहीद होना पड़ रहा है? आप सही कह रहे हैं, मातम का विषय है। मैं आपको आंकड़े दे देता हूँ, आप और बार ये पूछ रही हैं। 2010 से 2013 के बीच 1218 टेरर वायलेंस इंसिडेंट्स हुए कश्मीर में। 2014 से 17 के बीच 849 इंसिडेंट्स हुए। कम हुआ है। आप नवाज शरीफ के जन्मदिन पे आइए तसल्ली से किसी दिन बैठेंगे और गिनती करेंगे कि किसके वक्त पर। एक सेकेंड, तसल्ली से बैठ। बख्शी जी इसकी रिपोर्ट भी है जो मेरे पास कह रही है कि मुआवजा दिया गया बुरहान वानी की फैमिली को। ऐसे 50 और रिपोर्ट्स निकाल के दिखा एक दिन तसल्ली से बैठेगा देश, सच्चाई नहीं मानेंगे और लिस्ट बनाएगा किसके शासन में कितनी लाशें। अब यही समझ में आ रहा है, आंकड़ों की गिनती हो रही है कि तुम्हारे वक्त पे इतने मरे, हमारे वक्त पे इतने मरे। ये तो इस देश का हाल है। जनरल बख्शी, देखिए प्लीज मैं कहना चाहता हूँ अंजना जी सरकार में आए हैं, ये प्लीज इनको बोलिए ये चुप रहे। इनामुन नबी प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें सर। मैं कहना चाहता हूँ अंजना जी कि हर देश में हर डेमोक्रेटिक ढंग से बात करें मिस्टर जीडी बख्शी, ढंग से बात करें। आप कौन ढंग सिखाने वाले जर्नलिस्ट जीडी बख्शी को? आप ढंग से बात करिए। ये देखिए हर बारी अंजना जी इनको बंद कराइए, कोई डिबेट नहीं हो सकती अगर गुंडा चिल्लाना शुरू कर दे। बोले जनरल बख्शी। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि हर डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में एक बाई पार्टीजन कंसेंसस होता है नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स पे। ये ऐसा वक्त नहीं है जबकि हम तू मैं करें। वक्त यह है कि हमारे 7 देशवासी शहीद हुए हैं, जिनमें से 5 औरतें थी। हमारे 19 लोग घायल किए गए हैं सिर्फ इसीलिए कि वो मत्था टेकने गए थे एक क्राइम के कश्मीर के। जो हमारी कल्चर था उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसके बदले देखिए ये जो अमरनाथ केव थी ये मलिक भाइयों ने जाके ढूंढी थी। जो मुसलमान भाई थे उन्होंने ये केव ढूंढी थी और इसके भी वो लोग थे जो सर किसी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है सर, लेकिन आपकी बात साफ समझ में आई। और आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक ताना बाना देश का खराब करने की कोशिश है श्रद्धालुओं पर हमले के जरिए, लेकिन उस बस को चलाने वाला सलीम था जिसने सबकी जान वहां पर बचाई। और ये देश इतना हल्का नहीं है, ना यहाँ का सामाजिक ताना बाना इतना कमजोर। चलते चलते अरविंद सावंत, एक छोटा सा रिएक्शन सर आपसे, जिसके बाद हम बंद करें। अरविंद, मुझे लगता है मैंने शुरू में ही कहा, जो अभी पंडित जी कह रहे थे, ये कब से शुरू हुआ? ये पंडित जी जिस दिन पंडितों को कश्मीर से हटाया गया उस दिन से उनके दिमाग में चल रहा है। मैं कुछ दिनों के पहले, कुछ वर्षों के पहले कश्मीर में एक ऐसे भी घूमने गया था, कमेटी के माध्यम से गया था जी। मैंने तभी अभी भी सवाल पूछा नबी को पहले कि आप क्या चाहते हो, जरा दुनिया देश के देशवासियों को समझने तो दो। नबी पे अटैक मत करिए, उनकी बहन नाराज हो जा रही है।
हर वक्त हुर्रियत पीरियद छोड़ो, तुम क्या चाहते हो बोलो? अटल बिहारी वाजपेयी देश पे रहना चाहते हो? रागिनी जी प्लीज, कांग्रेस रागिनी जी प्लीज, पर्यटन रागिनी जी प्लीज, अरविंद, हाँ। 1 मिनट का मौन रख लीजिए, सोचिए एक वक्त को जिन घरों पर उनके अपनों की, अपने परिवार वालों की आज लाशें पहुंच रही हैं, तब शायद आपको समझ में आए कि राजनीति से ऊपर नहीं उठे तो लहू की एक कहानी ऐसे ही लिखी जाएगी और हम एक देश के रूप में कमजोर नजर आएंगे और ये हम नहीं होने दे सकते। देखते रहिए आज तक।